आज की ये कहानी है सम्राट अशोक की। अंग्रेजों से भी हजारों साल पहले भारत के सबसे बड़े हिस्से पर इन्होंने राज किया था। तो इनका किस तरह से उत्थान हुआ और किस तरह से पतन हुआ, क्या कहानी रही है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 40 साल के राज में करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंतर्गत जोड़ दिया था। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कम से कम पूर्वी भाग अशोक के अधिकार क्षेत्र में था। ये आप देख लीजिए, ये आपको अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, वो एक ऐसे धर्म को विश्वव्यापी धर्म की सैटी तक पहुंचाने में भी कामयाब रहे जिसके अनुयायी उस दौर में बहुत कम थे। और उन्होंने ऐसे नैतिक अवधारणाओं का सूत्रपात किया जिनका असर आज तक देखा जा सकता है। चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडिया लॉस्ट एम्परर में लिखते हैं कि अशोक को सही मायनों में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। और वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से कहीं पहले उन्होंने ही अहिंसा की अवधारणा की शुरुआत की। वो शायद दुनिया के पहले राजा थे जिन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। और अशोक के कई लोगों को कई रूपों में दिखाई देते हैं। अशोक एक विजेता जिसने युद्ध की विभीषिकाओं को देखते हुए विजय को त्याग दिया, और एक साधु, या फिर कहें कि साधु और सम्राट का अद्भुत समन्वय हो गया। एक राजनीतिक जीनियस जिसे मानवीय मूल्यों की गहरी समझ थी। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में लिखती हैं कि अशोक बहुत मायनों में अपने काल का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अपने समय को समझा और भारतीय संदर्भ में उसकी जो जरूरतें थी उन्हें पूरा किया। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। तो सम्राट अशोक की कहानी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उस शख्स चाणक्य से शुरू होती है जिसने उन्हें मगध की गद्दी पर बैठाया था। और कहते हैं कि गुरु का महत्व तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि गुरु कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के 1-2 साल के अंदर ही सिंधु नदी के पूर्व में यूनानी अधिपत्य समाप्त होने लगा था। चाणक्य के मार्गदर्शन में पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के खिलाफ हार का स्वाद चखा, लेकिन फिर उन्हें हराकर उत्तरी भारत के निर्विवाद शासक बन गए। अपने 24 वर्ष के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अजय रही। और 305 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन और पर्सिया के नए शासक सेलूकस ने सिकंदर की खोई हुई भूमि जीतने की कोशिश की, तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध का राजा बने और चाणक्य बिंदुसार के भी मार्गदर्शक बने। और उनके पोते और शिष्य राधा गुप्त ने अशोक के मगध का राजा बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। A.L. बासम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि बिंदुसार का बेटा सुसीमा उनकी गद्दी का वारिस था। ये माना जा रहा था कि उनके बाद वो ही मगध का राजा बनेगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारियों के क्रम में अशोक का नाम काफी नीचे था। वो नाटे कद के थे और मोटे भी थे, और उनको त्वचा की बीमारी थी, और जिसकी वजह से वो बदसूरत दिखाई देते थे। शायद यही वजह है कि उनके पिता उनसे खींचे रहते और संभावित वायरसों की सूची में से उनको हटा दिया गया था। विदिशा में व्यापारी की लड़की से प्रेम, तो यही कारण था कि राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने उसे कुचलने अशोक को भेजा। और उसके बाद उन्हें मध्य भारत में उज्जैन में सम्राट का राजप्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। और वहां विदिशा में एक स्थानीय व्यापारी की सुंदर बेटी महादेवी साक्या कुमारी से उन्हें प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। आप सोचिए, उस समय भी प्रेम कहानियां हुआ करती थी, लेकिन आज से और उस समय की प्रेम कहानियों में जमीन आसमान का फर्क था। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज में लिखती हैं कि दीपा वामसा में इस शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उससे अशोक के 2 बच्चे महिंदा और संघमित्रा पैदा हुए, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा गया। और जब अशोक सम्राट बन गए तो महादेवी ने पाटलिपुत्र जाने के बजाय विदिशा में ही रहना पसंद किया। कहा जाता है कि देवी एक बौद्ध थी और उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। दूसरे, वो एक व्यापारी की पुत्री थी। उनकी सामाजिक स्थिति राज परिवार के लोगों के स्तर की नहीं थी। भाइयों को मारकर गद्दी पर काबिज, ये भी आप देखते हैं आरोप लगते हैं अशोक पर
कि इन्होंने अपने भाइयों को मारा था। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन उन्हें 274 ईसा पूर्व में एक और विद्रोह हुआ। उसमें इससे निपटने के लिए इस बार युवराज सुसीमा को भेजा गया। ये विद्रोह पिछले विद्रोह से अधिक गंभीर था, इसलिए राजकुमार सुसीमा को अधिक समय तक तक्षशिला में रोकना पड़ा। इस बीच राजा बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्होंने सुसीमा को वापस आने और उनकी जगह अशोक को तक्षशिला जाने का आदेश दिया। इस बीच अशोक के समर्थक मंत्री राधागुप्त ने हस्तक्षेप कर राजकीय आदेश को रुकवाने की कोशिश की। चार्ल्स एलन लिखते हैं कि अशोक ने अपनी बीमारी का नाटक किया और मांग की कि उनके पिता उन्हें अस्थायी राजा घोषित कर दें। ये सुनते ही बिंदुसार को मृगी का दौरा पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। जब सुसीमा पाटलिपुत्र वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके छोटे भाई अशोक ने पाटलिपुत्र पर अधिपत्य जमाया और उसके मुख्य द्वार की रक्षा यूनान से भाड़े पर लाए गए सैनिक कर रहे थे। 4 साल सत्ता के लिए हुए संघर्ष में पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर सुसीमा की हत्या पहला चरण था। इस दौरान अशोक ने अपने 99 अन्य सौतेले भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब जाकर वो अपने आप को मगध का राजा घोषित कर पाए। सुनील खिलनानी अपनी किताब इन कार्नेशंस इंडिया इन 50 लाइव्स में लिखते हैं कि मारे गए भाइयों की संख्या वास्तव में 6 थी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गद्दी के लिए हुआ रक्त रंजित संघर्ष कई सालों तक चला और उस समय अशोक की उम्र 34 साल थी और अशोक की 6 पत्नियां। तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने राज्याभिषेक की खुशी एक और राजकुमारी से शादी कर मनाई। अशोक के हरम में कई महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से कई महिलाएं उन्हें अरुचिकर मानती थी। कहा जाता है कि अशोक ने उन्हें जिंदा जलवा दिया था और इसलिए उन्हें कंडा शोका भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने विदिशा में छोड़ी गई अपनी पत्नी और 2 बच्चों को अपने पास बुला लिया था। और कहते हैं कि कई लोग कहते हैं अशोक बड़े क्रूर थे, तो इसलिए भी महिलाएं उनसे दूर रहती थी। अशोक की कम से कम 6 पत्नियां थीं। इलाहाबाद में स्थापित शिलालेख में कारोवाकी को अशोक की दूसरी पत्नी बताया गया है और अशोक की मुख्य पत्नी थी आसंधी मित्र, और आप देखिए जिनका अशोक के शासन के 13वें वर्ष में निधन हो गया था। अशोक 265 ईसा पूर्व में बौद्ध बन गए थे। हालांकि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि शुरू के 1.5 वर्षों में उन्होंने इस धर्म को गंभीरता से नहीं लिया था और उनके बौद्ध बनने के 2 वर्ष के अंदर उनके बच्चे महिंद्रा और संघमित्रा भी बौद्ध साधु और साध्वी बन गए थे। कलिंग का खूनी संघर्ष, तो कहा कहते हैं कि यहाँ से कलिंग के युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया था और जिस समय अशोक गद्दी पर बैठे उस समय रोम और कार्थेज के बीच प्रथम प्यूनिक युद्ध हो रहा था। फारस में खूनी संघर्ष चल रहा था। चीन सम्राट अपनी महान दीवार बनवा रहा था। 362 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध किया। इस लड़ाई में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इतने ही लोग युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से मरे थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को या तो बंदी बनाया गया था या फिर निर्वासित किया गया था। मारे गए लोगों में से अधिकतर लोग असैनिक थे। और पैट्रिक ओलिवेल हाल में ही प्रकाशित अपनी किताब अशोका पोर्ट्रेट ऑफ आ फिलोसफर किंग में लिखते हैं कि सुमित गुहा उस समय की कलिंग की जनसंख्या 9,75,000 बताते हैं। अगर जनसंख्या को 10 लाख भी मान लिया जाए तो भी मरने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की 20% थी। अगर हम बंदियों की संख्या भी मिला लें तो कुल जनसंख्या के 35% लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे और इस दृष्टि से इस लड़ाई को अगर नरसंहार कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। गौतम बुद्ध के अनुयायी बनते हैं। इस विजय ने अशोक के साम्राज्य को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया। अगले 30 सालों तक उनका उस पर आधिपत्य बना रहा, लेकिन ये जीत इतनी रक्त रंजित थी कि इसने अशोक के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया और उसने सार्वजनिक रूप से उस पर अपना खेद प्रकट किया और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने गौतम बुद्ध के विचारों को अपना लिया जो भारत में अभी नया था और अशोक के शासन के समय भारतीय समाज में जितनी विविधताएं थी उतनी पहले कभी नहीं थी। विविधताओं से भरे ऐसे समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए ऐसी विश्व दृष्टि चाहिए थी जो पर्याप्त लचीलो हो। चार्ल्स एलन लिखते हैं कि कलिंग युद्ध ने अशोक को नाममात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध बना दिया और उसके बाद से सम्राट अशोक ने अपने शासन को बौद्ध शिक्षा के अनुरूप नैतिक मूल्यों में ढाल लिया। और ये आप देखते हैं कि एक अच्छे शासक की तरह अशोक ने अपने आपको अपनी जनता के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन उनके बोले हुए शब्दों को कुछ गिने चुने लोग ही सुन सकते थे। अशोक चाहते थे कि उनको पूरी दुनिया सुने, इसलिए उन्होंने
उन्हें लिखित भाषा में कहने की पहल पहल की ताकि वो हमेशा जीवित रहें। क्या रहें? जीवित रहें। और लोगों की बोली में संदेश, तो उन्होंने अपने संदेशों को प्राकृत भाषा में लिखवाया जो कि उनके पूरे समाज में बोली जाती थी। सुनील खिल्लानी लिखते हैं कि मौर्य सम्राटों में अशोक की संवाद शैली सबसे अलग थी। और 7वें शिलालेख में अशोक ने लिखवाया था कि जहां भी शिला स्तंभ या शिलाखंड हो वहां उनके शब्द उत्कीर्ण किए जाएं ताकि ये एक लंबे समय तक विद्यमान रहें। और उस समय तक जब तक मेरे पुत्र या पौत्र राज्य करें या जब तक सूर्य और चंद्र चमकते रहें तब तक लोग ये शब्द पढ़ सकें। ज्यादातर शिलालेखों में अशोक का उल्लेख अन्य पुरुष या पर वह के रूप में किया गया, लेकिन किसी किसी शिलालेख में प्रथम पुरुष यानी मैं का भी प्रयोग है, और जिससे हमें इन शिलालेखों में व्यक्ति की संवेदनशीलता की क्षणिक झांकी मिलती है। अशोक के अधिकतर शिलालेख प्राकृतिक भाषा की ब्राह्मी लिपि में है। कुछ शिलालेख ग्रीक और अरमाइक लिपियों में भी लिखे मिले हैं। और सहिष्णुता और अहिंसा पर जोर, तो अशोक ने धम्म की अवधारणा को आत्मसात किया। और आप देखेंगे कि धम्म आध्यात्मिक पवित्रता या फिर पावन रीति रिवाजों पर नहीं बल्कि दुनियावी आचार व्यवहार पर आधारित था। ये विचार सहिष्णुता का हामी था और हिंसा के खिलाफ था। रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक जिन सिद्धांतों को सबसे अधिक महत्व देते उनमें पहला है विभिन्न मत मतांतरों का सह अस्तित्व। उनका मानना था कि सबका मिलजुल कर सह अस्तित्व की भावना में से रहना सीखना होगा। और दूसरे, मनुष्यों के संप्रदायों का सम्मान करना होगा, क्योंकि औरों के संप्रदायों का सम्मान करके ही तुम अपने संप्रदाय का सम्मान कर पाओगे। यह धम्म का मूल सिद्धांत है। मुझे यह दिलचस्प लगता है कि इस बात पर कितना ज्यादा जोर दिया गया। शायद उस समय संप्रदायों के बीच बहुत बैर भाव रहा होगा। धम्म के अनुसार प्रजा के कल्याण, उनके स्वास्थ्य और सुख के बारे में सोचना और इस दिशा में काम करना शासक का कर्तव्य है। राजा का यह भी फर्ज है कि वो सड़कों के किनारे बरगद या आम के पेड़ लगवाएं, यात्रियों के भोजन और विश्राम का प्रबंधन करें। आज के नेताओं को हमारे सीखना चाहिए अशोक से। अशोक के सबसे प्रभावशाली विचार 12वें शिलालेख में है और जिसमें धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया। अशोक इसे वाक संयम कहते हैं। शिलालेख में लिखा है कि जो कोई अपने धर्म में अतिशय भक्ति के कारण उसका गुणगान करता है और अन्य धर्मों की निंदा करता है वो अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे का सम्मान करोगे तो वो आपका सम्मान करेगा। अगर आप दूसरे को उसके ठेस पहुंचाओगे उस सम्मान को और उसे बेइज्जत करोगे तो असल में आप अपने आप को बेइज्जती करवा रहे होते हैं। और इसलिए विभिन्न धर्मों के बीच मेलजोल होना चाहिए और सभी को दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक का देहावसान। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा। अपने बाद के वर्षों में जब उनकी धार्मिक आस्था चरम पर थी, उनका धार्मिक समर्पण इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने अपना पूरा राजकोष खाली कर दिया। बौद्ध कथाओं के अनुसार उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया। ली रोंगजी अपनी किताब द ग्रेट तांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन में लिखते हैं कि जब अशोक बीमार थे और अपनी मृत्यु से या पर थे तो उनको पता था कि वो अब जीवित नहीं बचेंगे। वो अपने सारे रत्न और जवाहरात अच्छे कामों के लिए दान देना चाहते थे, लेकिन तब तक उनके मंत्री सत्ता पर काबिज हो चुके थे और उन्होंने उन्हें वो कुछ भी नहीं करने दिया जो वो चाहते थे। सन 232 ईसा पूर्व में अशोक का देहावसान हो जाता है। और मौर्य वंश का अंत। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। सन 181 से 180 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र ने ही उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश कुल 137 वर्षों तक चला। रोमिला थापर लिखती हैं कि दूसरे राजवंशों जैसे हान और रोमन की तुलना में मौर्य वंश बहुत कम समय के लिए था और इसका उदय चंद्रगुप्त मौर्य की जीत के साथ हुआ था और उसके पोते अशोक के समय में ये अपने चरम पर था, लेकिन उसके बाद उसका तेजी से पतन हो गया और अशोक के बेटे पोते अपने दादा और परदादा की क्षमता और स्तर के नहीं थे। उनका शासन भी बहुत थोड़े समय के लिए था। अशोक का पूरा साम्राज्य उसके कई दावेदारों के बीच विभाजित हो गया और उनमें अपने बाप दादा की तरह लेखन क्षमता भी नहीं थी। अशोक की तरह उन्होंने कोई शिलालेख नहीं छोड़ा। अशोक की विरासत को आजाद भारत ने अपनाया। तो उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा और अंततः अशोक को भारतवासियों ने एक तरह से भुला दिया। धीरे धीरे प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल समाप्त हो गया। लोग शिलालेखों पर लिखे उनके संदेशों को पढ़ना भूल गए। नेति का खेल देखे। 19वीं सदी में अशोक की दोबारा खोज की ब्रिटिश इतिहासकार
इतिहासकारों विलियम जोन्स और जेम्स प्रेंसेफ ने, और उन्होंने ब्रह्मी लिपि का मतलब लोगों को समझाया। भारत की आज़ादी से सिर्फ एक महीने पहले जुलाई 1947 में संविधान सभा में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तय करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें अशोक के चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में जगह दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने न सिर्फ इस झंडे से अशोक की प्रतीक ही नहीं बल्कि उनको भी जोड़ा जो भारत ही नहीं विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण हस्ती थे। भारतीय लोगों के लिए अशोक इतना प्रेरणादायी व्यक्तित्व था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अशोक को कमोबेश नए राष्ट्र के संरक्षक संत का दर्जा दे डाला। अशोक के 4 सिंह न सिर्फ भारतीय डाक टिकटों पर अंकित हैं बल्कि भारत का ये राजकीय चिन्ह संपूर्ण भारतीय जीवन का अभिन्न प्रतीक चिन्ह बन गया है। यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक भी है और सार्वजनिक जीवन में भी संयम और आत्मनियंत्रण का सम्राट अशोक का संदेश आज भारतीयों के लिए चेतावनी भी है और प्रेरणा भी है। तो इस तरह से आप देखें कि ये कहानी है अशोक की।